channel and press the notification button. टैग टीवी लाइव सुपर चैट में मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा जी आप सबको वेलकम कहते हैं ब्रेन बस्ट में। आज फ्राइडे है, फ्राइडे में डॉक्टर रणवीर शारदा जी मेरे साथ होते हैं, बल्कि मैं उनके साथ होता हूँ। टेक्निकल रीजंस पे वो सब क्लिप्स जो आपको दिखाने होते हैं, ये मैं जिम्मेदारी आजकल निभा रहा हूँ। वो एक बना होता है हमारा क्यू शीट। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और फिर आपको पता है कि आजकल हम सुपर चैट लाइव में होते हैं, उसमें आपके कमेंट्स, आपके कंसर्न्स, आपके क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ आप हमें डोनेट करते हैं, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डोनेट के लिए जो सबसे बड़ा ज़रिया है हमारे पास वो है पेपॉल का अकाउंट। आप अगर पेपॉल का अकाउंट बना सकते हैं या है तो paypal.me/tagtv international 24/7 आप हमें उसके राਹੀਂ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपका नैरेटिव परिवार है जिसके ज़रिए हम आगे जा रहे हैं। आज के मुद्दे मैंने और डॉक्टर शारदा जी ने तय किया, अज़रबैजान और आर्मीनिया की फ़ाइट एज़ यूजुअल, पुराना मसला। टर्की इसमें अपने जिहादी मसल्स दिखा रहा है और इस पे हम बातचीत करेंगे। बाबरी मॉस्क केस का जो एक्विटल हुआ उस पे भारत में क्या ओपिनियन बन रही है और पाकिस्तान क्यों जंप इन कर रहा है, वो जिसे कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला जो है वो उसमें दूल्हा बन जाता है, वो वाली बात है। और उसके साथ साथ बातचीत होगी यूएस के इलेक्शन में और उसका नया एक टर्न आया है। सदर ट्रंप, उनकी मिसेस भी डायग्नोज हो गए हैं कोविड पॉजिटिव। डिबेट भी हम साथ जोड़ेंगे। और फिर भारत में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में गैंग कल्चर जो रेप का है वो है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बातें होती हैं। डॉक्टर साहब से इस पर भी बातचीत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। सारे जितने हमारे श्रोता हैं, देखने वाले हमारे दर्शक हैं, उन सब का भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं और आस करते हैं कि जिस तरीके से आपको ताहिर साहब ने बताया, पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हज़ारों की गिनती में ताहिर साहब को अब अपना लिया है और उनको ये बता दिया है कि आपका जो टैग टीवी आपने कहा था अल जज़ीरा नहीं, आपका अपना टैग टीवी जो है वो दुनिया में एक अपने नाम का होगा जी, और बड़ी जल्दी ही होगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं paypal.me/tagtv international पर जाकर किसी भी तरीके से आप उनको ये पैसे भेज सकते हैं। और ये पैसे, एक बात याद रखिए, एक एक जो आपका पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस टीवी चैनल की बेहतरी के लिए खर्चा जाएगा। एक पैसा भी उसमें कोई चाय कॉफ़ी किसी चीज़ के ऊपर खर्च नहीं होगा, सिर्फ इस टीवी प्रोग्राम की बेहतरी के लिए और कैसे इसको और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सबसे पहले बात करते हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान की। आर्मेनिया की पॉपुलेशन है नियर अबाउट 3 मिलियन और अज़रबैजान की पॉपुलेशन है नियर अबाउट 10 मिलियन। आर्मेनिया की 97% तो ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर वो क्रिश्चियंस हैं और अज़रबैजान की जो 97% से भी ज़्यादा वो मुस्लिम कम्युनिटी है। कहा यह जाता है कि अज़रबैजान, ये शायद बताएंगे ताहिर साहब, कि दुनिया का सबसे अकेला एक
टोटल जिसको आप कह सकते हो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी वो सेकुलर कंट्री है। लेकिन मैंने जो खबरें पढ़ी हैं रिसेंटली, वहाँ पर भी ये जो मुल्ला हैं वो पहुँच गए हैं और वो वहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सेकुलरिज्म है वहाँ से वो ख़त्म किया जाए। देखिए 1988 और 94 में 6 साल लगातार लड़ाई हुई थी, जो कि एरिया है माउंटेनियस रीजन उसको कहते हैं, 4400 किलोमीटर के करीब है। नगोर्नो एंड कारबाख रीजन उसको कहते हैं। वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ 15th सेंचुरी में जब एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो टर्की की यूरोप पहुँची, ऑटोमैन की, तो उस वक़्त इनके ऊपर जुल्म होने शुरू हो गए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अर्मेनिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्रिश्चियनिटी को 301 AD में अपना बाकायदा रिलीजन डिक्लेयर किया था। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वो था अर्मेनिया। लेकिन ये जो लड़ाई लगातार अप्रैल 24, 1915 से लेके जी वो चलती रही, वो लड़ाई जो है पहले मैंने आपको बताया 1850 में, फिर 1894 में भी इनके ऊपर बड़े जुल्म हुए। लेकिन जब वहाँ पर जो उनके शहंशाह थे अब्दुल हमीद II, जब उनको गद्दी से उतार दिया गया, एक कहते हैं एक टर्क मूवमेंट यानी जिसको यूथ मूवमेंट कहते हैं, वो वहाँ पर चली और 2004 में उनको उतार दिया गया गद्दी से अपने ताहिर साहब। और फिर ये जो थे यूथ आया टर्क, ये जर्मनी के साथ मिल गया और उस वक़्त उन्होंने कहा कि सबसे बड़े ये क्रिश्चियंस हैं, इनको पहले ख़त्म किया जाए। और उन्होंने बाकायदा 5 साल तो नहीं, चलो 4 साल इनके ऊपर जुल्म किए। जो फिगर है वो है 60,000 से 1.5 मिलियन इनको मार दिया गया, जिनको जेनोसाइड कहा जाता है, टर्की का अर्मेनियन के ऊपर जेनोसाइड। और आप हैरान होंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड वालों ने उसको जेनोसाइड एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया टिल पहली बार 2009 में है जी जेनोसाइड का वर्ड जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया 2004 में शायद। और फिर US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अक्टूबर 2019 को एक रेजोल्यूशन पास किया बाकायदा कि हाँ ये टर्किश जेनोसाइड था अर्मेनियंस के ऊपर। और अब क्या है, अब टर्की के प्रेसिडेंट का आज ही बयान आया, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप ज़रूर बताएं। आज ही बयान आया कि मैं ना रशिया की परवाह करता हूँ, ना मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, ना US की, और ना ही फ्रेंच प्रेसिडेंट जी मैक्रोन की, जिन्होंने बयान दिया था कि हम बिल्कुल अर्मेनिया के साथ खड़े हैं। लेकिन एक नई और खबर आई है, उस पर आप ज़्यादा रोशनी डालिए कि पाकिस्तान की फ़ौजें भी जो हैं वो भी टर्की के साथ एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है अज़रबैजान की तरफ से। और एक और बयान आया आज जी नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा कि ये टर्की, ईरान, पाकिस्तान ये मिलके तबाह करने जा रहे हैं इस इलाके को। और ये दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बाकायदा सऊदी अरेबिया का नाम लिया कि ये उन सब कंट्रियों को जिसकी वजह से पाकिस्तान आज अपने पैरों होकर खड़ा है, ये उनको बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं। ये छोटा सा जी आप इस पर डॉक्टर साहब जो आपने हिस्ट्री की बातें की, बहुत शुक्रिया आपने बताया। मैं इसके साथ साथ उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो हमें इंडियन रुपीज़ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने कमेंट्स की शक्ल में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने कंसर्न्स की सूरत में भी। आरपीएत अग्रवाल जी ने 1100 रुपए कंट्रीब्यूट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आपका पेपॉल पे अकाउंट है और अगर आप बना सकते हैं नहीं है तो paypal.me/tagtv international के राही आप 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो साथी इंगेज हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह आपको इंगेज किया इतिहास के मामले में इस रीजन के, और बात इन्होंने आकर मेरे पर छोड़ी कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें क्या, मैं यही तैयारी करके बैठा हुआ हूँ उसमें जो इस वक्त की सूरत हाल है ना वो बड़ी कंसर्न्ड है। तुर्की
जो एक बड़ा ही खौफनाक काम कर रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है व्यूअर्स कि सीरिया में जो बशरुल असद के ख़िलाफ़ सीरियन गरीब रेबल फोर्सेस अब रह गई हैं। एक तो वो थे जो उनके ख़िलाफ़ अल-कायदा और आइसिस वाले थे, उनका काफ़ी कला कमा हो चुका है। अब वो हैं जो इस वक्त बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बहुत बुरा उनका हाल है। और वो कुछ लिबरल भी हैं जो हाफिज़ुल असद के बेटे बशरुल असद की सरकार से खुश नहीं है। बड़ा मैस हुआ। देखिए सीरिया में, इराक़ में, मिडिल ईस्ट में जो मैस हुआ है बहुत ज़्यादा, उसमें टर्की भी बहुत इन्वॉल्व रहा। टर्की ने नेटो फोर्सेस का हिस्सा होने की वजह से गलत तरीके से नेटो फोर्सेस को भी वहाँ पे गाइड किया। अब टर्की जो कर रहा है, अब टर्की वो जो बेरोज़गार सीरियन आइसिस के लोग नहीं हैं, वो बेचारे जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको उठा रहा है कि भाई आपके पास तो कोई नौकरी नहीं है, आपको $2,000 की नौकरी पे हम लेके जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं कहाँ लेके जा रहा है, वो उनको आज़रबाईजान के फ्रंट पे लेके जा रहा है। और जो खौफनाक सिचुएशन इस पर डेवलप हो रही है कि वो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो लोग आज़रबाईजान के फ्रंट पे गए हैं, कई मारे जा चुके हैं जस्ट इन कपल ऑफ डेज, इन 3-4 दिनों में। और एक आदमी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, ना हमारे पास जंग लड़ने की कोई ट्रेनिंग है, हमें कलाशनिकोव थमाई जा रही है। डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया रशिया का जो इन्वॉल्वमेंट थी वो टर्की के एक तरह से ख़िलाफ़ थी बड़े अरसे से उस रीजन में। वो सीरिया के प्रेसिडेंट बशरुल असद के साथ हैं। बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। अब जो आज़रबाईजान में सूरत बन रही है, टर्की खुल के सामने आ रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, फ्रांस भी कह रहा है कि ये इस तरह का नहीं इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मगर टर्की किसी की नहीं सुन रहा। आपको याद होगा व्यूअर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी उस वक्त की टर्किश गवर्नमेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वॉर्स को शुरू करने में। उस रीजन में बहुत मैस रहा है, ये एक पुराना इतिहास है। और इस सारी सूरत हाल में भी अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, वो राम करे, भगवान करे, खुदा करे, कभी भी ना हो, बहुत ही ख़तरनाक होगी अगर कभी ऐसा हुआ। लेकिन इस तरह के जो वॉर्स हैं वो हो रही हैं। बातचीत हम आपसे कर रहे हैं टैग टीवी लाइव सुपर चैट में, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आपके कंसर्न्स भी आ रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपके डोनेशन भी आ रहे हैं। मैं साथ साथ आपको याद दिलाऊं कि आप हमारा जो पेपॉल का अकाउंट है, paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पे हमें डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिंक पे जाएं और 24/7 वो वर्क करता है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब अपनी बातचीत को जारी रखें, जो रीसेंट सिचुएशन है, मैं उस हवाले से एक क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के फ्रंट्स पर जो कुछ हो रहा है, पहले ये क्लिप देखिए और सुनिए। साउथ चाइना मॉर्निंग न्यूज़ की कर्टसी के साथ हमने ये क्लिप आपके साथ शेयर किया। अब हम मैप यहाँ पे देखेंगे और मैं और डॉक्टर साहब इस पर बातचीत करेंगे। जैसा कि मैप आपको हम दिखा रहे हैं, आज़रबाईजान अपने
पॉपुलेशन में भी बड़ा है और अपने रकबे में भी बड़ा है। आर्मीनिया छोटा है, लैंडलॉक कंट्री है। आज़रबाईजान के दाएं जानब यानी ईस्ट में कैस्पियन सी है और लेफ्ट में यानी कि बाएं जानब और यानी कि वेस्ट में आर्मीनिया है। आर्मीनिया के वेस्ट में टर्की है और नीचे ईरान टच कर रहा है। रशिया आर्मीनिया का सपोर्टर है। रशिया नॉर्थ में टच नहीं करता, वो थ्रू जॉर्जिया आता है। ये है डॉक्टर साहब सूरत हाल। मैप आपके सामने है। ये जो एरिया था ना जी ताहिर साहब, खास करके नागोर्नो और कारबाख रीजन, ये एरिया बेसिकली एथनिक आर्मेनियंस ने उनको ऑटोनॉमी दी हुई थी। अब ये उनको उसी तरीके से फिर मारना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने जी इस 1915 से लेके 1918 तक मारा। उसी तरीके से ये टर्की जो है इस वक्त, उसके दिमाग में वो जो माइटी ऑटोमन एम्पायर का है ना स्ट्रक्चर, वो आज भी शायद उसको लगता है कि मैं वो एम्पायर जो है क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि एर्डोगन साहब एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको अपने दिमाग का पूरा MRI करवानी चाहिए और उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में अकेला किस तरीके से हैं जी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और मेरे साथ तो सिवाय एक पाकिस्तान के हैं जी पता नहीं वो कितनी बड़ी स्पोर्ट है। एंड आई डाउट वेरी मच कि इवन ईरान उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन सिवाय एक पाकिस्तान के जिस ढंग से वो ये लड़ाई करवाना चाहता है, जिस ढंग से वो ये चाहता है कि आर्मेनिया को हम कंट्रोल में ले आएँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस। मैं सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूँ जी अपने दर्शकों से भी, आपसे भी, कि ये जो इस वक्त प्रेसिडेंट पिछले 5 साल से कर रहा है, स्पेशली 2016 के बाद जब उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, वो आज 4 साल में उसने उस कंट्री को टोटल डिक्टेटोरियल लेवल पे वो ले गया। ही हैज़ बिकम ए 100% डिक्टेटर। अब वो क्या यूरोप के साथ भी उसकी लड़ाई चल रही है, अब वो अमेरिका के साथ भी। और मैं बता दूं कि आर्मेनिया में रशिया के बाकायदा है जी वहाँ पर आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है आर्मेनिया में। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद अगर कल उसके ऊपर कोई ना कोई बम चल गया, कुछ हो गया, तो ये तो मतलब बढ़ सकती है ना। फिर टर्की क्या करेगा? टर्की के पास क्या इतना सामान है, टर्की के पास क्या इतनी मॉडर्न फौज है कि वो इन सब का मुकाबला कर सके? दैट समटाइम्स मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एर्डोगन साहब कर क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि ये सिर्फ अर्दोगान का मसला नहीं है। आर्मीनिया के साथ जो लड़ाई है वो बड़े लंबे अरसे से है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान एक समय था कि 1920 से लेकर 1990 तक तो रशिया के पास चलेगा। दोनों दुश्मन थे शुरू से, हिस्टोरिकल दोनों ही इसके पास आ गए। वो तो 15 सेंचुरी से, ठीक है ना। दोनों ही एक ही एम्पायर के झंडे तले आ गए। आर्मीनियन का ये जो जीनोसाइड हुआ था वो किसी इस्लामिस्ट गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, वो मुस्तफ़ा अतातुर्क कमाल पाशा के ज़माने में हुआ था। यानी कि जो नेशनलिस्ट भी हैं टर्की के, जो इस्लामिस्ट भी हैं, जो मॉडर्निस्ट भी हैं, वो सारे के सारे आर्मीनियन के साथ जुल्म में एक ही पेज पे हैं। ठीक है। एक तो मैं ये देखना जो नई सूरत हाल में बज़ाहिर नज़र आती है कि पाकिस्तान ने जो आवाज़ उठाई, इसमें पाकिस्तान में हैशटैग चल रहा है। पाकिस्तान में हैशटैग तो तुर्की का टीवी ड्रामों का भी चलता था, वो भी उनके लिए जंगी होती थी। ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से तुर्की का साथ या आज़रबाईजान का साथ इसलिए है कि वो कश्मीर का साथ दिया तुर्की ने पाकिस्तान का। अच्छा, वो इस सिलसिले में अपनी कीमत चुका रहे हैं। प्रैक्टिकली तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मैं तुर्की पे आऊँगा। असल जो है तुर्की, देखिए आज़रबाईजान के मसला पर हमेशा ही आज़रबाईजान के साथ रहा। आपने वो नगोर्नो काराबाख का जिक्र किया, उसमें जो है हमेशा से ये मसला रहा। उसमें रेशियल राइट्स हुए, कई बार हुए। आखिरी दफ़ा तो 2016 में होते हैं और इवन 2018 में भी होते हैं। 2016 में ज़रा ज़्यादा थे। वो सारे चलते चलते अब फिर ये मसला जंग की सतह पे आ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि तुर्की सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि ये कोई उर्दुगान का ही एजेंडा है, ये तुर्की का पुराना एक इतिहास है आज़रबाईजान के लिए, चूँकि वो एक ही कौम है। नहीं, लेकिन एर्डोगन अगर चाहता तो उस इतिहास को जो है वो चेंज कर सकता था। देखिए 6 साल जो पहले लड़ाई हुई 1988 से 1994 में 6 साल लड़ाई हुई इनकी आपस में।
मतलब जो फिगर्स हैं 30,000 और 50,000 के बीच आदमी मारे गए। अब ये इस है कितने 3 मिलियन और 10 मिलियन मतलब 13 मिलियन लोग हैं, तो ये क्या आपस में लड़ के मर जाएंगे? इसको क्यों वो टर्की की जो उनको एक स्पोर्ट है उसके बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अजरबैजान आगे बढ़ता। नहीं, वो तो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो खैर कोई इसमें सीक्रेट ही नहीं है ना। नहीं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो है, हालांकि आज उन्होंने इनकार किया कि हमारी कोई फौजें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है मुझे पक्का पता होगा आपको भी कि वो अजरबैजान को हथियार तो भेजते ही होगा थोड़े बहुत जो उसके पास हैं। अभी डॉक्टर साहब पाकिस्तान का हथियार भेजने का सप्लाई का कोई तरीकाकार नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। फौजें भी जाएंगी, पूरी दुनिया को देखेंगी। आपको और मुझे अगर ना भी पता चला तो अमेरिकन से या इंटेलिजेंस के जो बड़े बड़े इदारे हैं वो उनसे छुप नहीं सकता। नहीं, फौजों की बात नहीं हो रही। जैसे सीरिया के लोगों को उन्होंने वहाँ पर भेजा है $2,000 की पे देकर, ऐसे ही वहाँ पर जो मुजाहिदीन है उनको कहा गया, ओह मतलब भेजा गया, उठा के ले गए ना, उनको बिट्रे किया कि आपको $2,000 मिलेंगे, और वो तुर्की ने कहा। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुर्की के थ्रू पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन है वो भी तो जा सकते हैं। डॉक्टर साहब जब वो जाएंगे वो तो खैर कोई चीज़ दुनिया में छुपी नहीं होगी, वो तो सैटेलाइट में आप और मैं तो टेबे शायद लगाएंगे, सैटेलाइट में 2 मिनट में आ चुकी होगी। वो तो खैर सैटेलाइट में डॉक्टर नहीं आ जाती। आज के दिन देखिए जो आईसिस का ग्रुप बना था वो तो नंबर तक एग्जैक्ट आ गए थे। वो तो ठीक है, वो सबसे बड़ा था। डॉक्टर साहब ये बातचीत चलती रही कि सुपर चैट लाइव टैग टीवी में हम बातचीत कर रहे हैं ब्रेन बस्ट के आज के प्रोग्राम में, फ्राइडे में, और हमें ये भी पता है कि भारत में आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं। इसके बावजूद जब मैं अपनी स्क्रीन पे देखता हूँ तो अच्छी खासी तादाद हमें लाइव में जुड़ी हुई है। हमें ये पता है कि क्रिकेट के आगे हर चीज़ छोटी हो जाती है, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जोड़े रखती है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं शिवम लखनपाल जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे कहूँगा कि सवाल देते जाएँ। अर्पित अग्रवाल जी का सवाल, आई डोंट थिंक आर्मीनिया इशू वुड हैव कम अप इफ it was a Muslim dominated country. Am I right? Please do share your view. Turkey is making more enemies than friends under Erdogan rule. अर्पित जी आपने बिल्कुल अच्छी बात की। मुस्लिम कंट्री का भी टर्की का जो उनका साथ है वो यही रीज़न है। और फिर सिर्फ मुस्लिम कंट्री नहीं है, टर्की देखिए पूरा सेंट्रल एशिया, आज़रबाईजान को सेंट्रल एशिया में रखा भी जाता है, नहीं भी रखा जाता। मैंने 8-9 साल वहाँ पे खवार किए हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये 4 कंट्री। ताजिकिस्तान जो है वो पर्शियन लैंग्वेज का, पर्शियन हेरिटेज का कंट्री है, वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो उनके साथ बॉन्डेज है। इन 4 कंट्रीज़ की और फिर आज़रबाईजान की 5-6 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया की, जिसमें आज़रबाईजान भी आता है। इन सब का तल्लुक टर्की के साथ है। टर्की ने मुझे याद है, मैं बिल्कुल रशिया के डाउनफॉल पे, सोवियत यूनियन के डाउनफॉल पे कहना चाहिए, रशिया नहीं कहना चाहिए, सोवियत यूनियन के डाउनफॉल पे मैं वहाँ पे था, और मैंने उसके बाद 1998 तक वो सारा मंजर आंखों से देखा। इस्लाम करीमोफ हों, नज़रबायोफ थे कज़ाकिस्तान के, असगर अकायोफ थे, अब नहीं है वो, अब कोई और हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट। इसी तरह रहमानोफ थे तुर्कमानिस्तान में। आज़रबाईजान के वो तो पूरी लाइफ ही रहना चाहते हैं, उनका फैमिली तो, चूँकि वहाँ तेल है, एनर्जी है, तो ये सब के सब टर्की के इन्फ्लुएंस में आना चाहते थे। कुछ गए भी, मगर रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत था। ये एक आप नुक्ता ज़ेहन में रखें, रशिया ने उन टर्क कंट्रीज़ को भी अपने इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाने दिया। आज़रबाईजान ज़रा बाहर चला गया चूँकि उसकी सरहदें टर्की के साथ थी। आज़री जो ईरान के साथ थे, ईरान उनको बहुत मारता था क्योंकि वो ज़रा मॉडर्न लोग थे सोवियत अरसे में। वो एक अलग बहस है। सवालात आ रहे हैं, अर्पित जी की बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने एड्रेस की। डॉक्टर साहब हमें मूव ऑन भी करना है, सवालात भी लेने हैं। नक्शा भी हमने दिखाया, क्लिप भी दिखाया। बाबरी मॉस्क पे अब हम भारत के मामले पे, ये सब जुड़ी हुई बातें। बाबरी मॉस्क भी तो तुर्की वाले थे ना जो ये आए, बाबर और ये सब। और ये जो अर्दोगान है, ये इसने भी तो वो हागिया सोफिया को, चर्च को मॉस्क बना दिया। वो जो बाबर आया था और उसके जो 7 टर्क लोग थे, उन्होंने राम लॉर्ड के मंदिर को मॉस्क बना दिया। तो इनका तरीकाकार एक ही है पूरे का। अब इक्विटल हो गया है। उस इक्वेटर पे आप और मैं बातचीत करेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपनी बातचीत जोड़ेंगे। मैं चाहता हूँ एक वीडियो क्लिप देख लें। Pakistan reacted on Babri Masjid judgment. Pakistan Foreign Ministry today said Indian institution overtaken by ideology. What is your reaction to that? India is a mature democracy where the government and the people abide by the verdicts of the court and show respect
for the rule of law. It may be difficult for a system with a coercive apparatus where people and the courts can be silenced at the will of the establishment to understand such a democratic ethos. As regards Pakistan, our position is well known. The government has conveyed that it desires normal neighborly relations with Pakistan in an atmosphere free of terror, hostility and violence. The onus is on Pakistan for creating such an environment. अभी आपने वीडियो क्लिप देखा, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को, जब उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पाकिस्तान को इस बेगाने की शादी में कूदने का क्यों ख्याल आया, एक तो वो था मतलब ये बाबरी मस्जिद के मसले पे, वो भी पाकिस्तान का मसला नहीं है ना, तो ये बात जुड़ेगी आगे जो डॉक्टर साहब ने अभी पीछे बात की टर्की के आज़रबाईजान के अलायंस अगेंस्ट आर्मीनिया में, वहाँ पे भी वो बेगाने की शादी में कूदे, यहाँ पर भी बेगाने की शादी में गए कि बाबरी मस्जिद में पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है। भारत के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ का ही नहीं पता। ये सब बातें डॉक्टर साहब, ये सवाल भी है, बट डू यू थिंक इंडियाज़ रोल ऑन दिस वार गोइंग, तो ये जो है सिचुएशन, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए बेसिकली दो चीज़ें हैं जी। हम थोड़ा सा ना बैक जाएं जी। हम ऑटोमन एम्पायर की बात करें। जब वो यूरोप में गए थे तो उन्होंने तकरीबन 50% से ज़्यादा चर्चेज़ को तोड़कर या उन्हीं चर्चों को कन्वर्ट कर दिया था मस्जिदों में। ये तो बाद में जब ऑटोमान को हराया गया, दोबारा स्पेन को आज़ाद कराया गया, दोबारा यूरोप आज़ाद हुआ, दोबारा लड़ाई के बाद उन्होंने अपने अपने चर्चों को वापस लिया। जहाँ तक देखिए 92 की ये बात है, 1992 की, जब ये डिमोलिश हुआ जी, वहाँ पर लाखों लोग थे, तो लाखों लोगों के आगे आप एक 32 आदमियों को जो है वो होल्ड कर दो, ये कभी होता नहीं दुनिया में। वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट्स नंबर वन। मुझे खुशी की बात यह है कि उस वक़्त जितनी भी, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी थी, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी थी, चाहे या कोई इंडिपेंडेंट कम्युनिटी थी, उन सब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसको हम मानेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सब ने मान लिया। 5 एकड़ ज़मीन जो है वो बाकायदा मॉस्क बनाने के लिए दे दी गई, 5 या 10 एकड़, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बल्कि उसके ऊपर एक हमारे बड़े फ़िलासफ़र हैं हिंदुस्तान में, मुस्लिम फ़िलासफ़र, उन्होंने कहा कि हमने तो इतना बढ़िया नक्शा बनाया कि हम बताएंगे दुनिया को कि मस्जिद कैसे फ़र्स्ट क्लास बन सकती है। खैर एनीवे, विश देम ऑल द बेस्ट, उनका अपना ये है काम। लेकिन ये जो सवाल पैदा होता है बार बार कि क्या पाकिस्तान को और कोई काम नहीं है? जब तक इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उनको और कोई काम नहीं है सिवाय हिंदुस्तान की हर बात को क्रिटिसाइज़ करना। आप हैरान होंगे, आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को पूरी हेल्प जो है, मदद जो है वो इंडिया दे रहा है। मेरा मतलब वो हर चीज़ को एक दूसरे ढंग से जोड़ के लेके आते हैं। अपनी उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी हुई है पाकिस्तान में, हैं जी। अब वो नवाज शरीफ के जितने एसेट्स हैं, उनके भाइयों के जितने एसेट्स हैं, सबको जी ले लो, आप ले लो भाई, पैसा तो आपके पास है नहीं, शायद उन्हीं को बेच के थोड़ा बहुत आप एक आधा अपने पॉलिटिशियनों की तनख्वाहें दे सकें। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है साइकी का। राइट। ये जो साइकी है ये कभी भी इमरान खान के दिमाग से बाहर नहीं निकली और ना निकलेगी, क्योंकि शायद इसी साइकी के सिर पर वो वहाँ पर राज कर रहा है। जिस दिन वो एंटी इंडिया उसने इंस्टेंस छोड़ दिया तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसकी एक्चुअली उसकी एग्जिस्टेंस है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलना, हिंदुस्तान को गालियाँ निकालना, हर चीज़ जो है हिंदुस्तान के अगेंस्ट बात करना। ये जो दो आदमी हैं, एक ये और एक इनके फॉरेन मिनिस्टर, मुझे लगता है इन दोनों को और कोई काम नहीं है, और तो इनको दुनिया में शायद कोई पूछता नहीं। हाँ ये है कि हिंदुस्तान के लिए सुबह उठो ये बयान दे दो, शाम को उठो ये बयान दे दो। अरे भाई, हिंदुस्तान के साथ सुलह की बात करो, तुम्हारे लोगों का भला हो, व्यापार करो। आप इतनी बिलियन डॉलर आपके घर में आ सकते हैं, अकल कौन देगा इनको? वैसे डॉक्टर साहब, आप तो खुद डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक की मेडिसिन के आप हैं, तो उसमें आप कहते हैं ना सुबह दोपहर शाम दवाई होती है
ये इनकी सुबह दोपहर शाम की दवाई है, ठीक है, जिंदा रहने की, एज ए अपने सर्वाइवल के लिए, एज ए क्योंकि इनके पास और कुछ एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान को कुछ अच्छा कर नहीं सके, पाकिस्तान को जो उन्होंने वादे किए थे नया पाकिस्तान के वो सारे के सारे खराब हुए। दोस्तों आप सबका पार्टिसिपेशन बड़ा ही भरपूर है, चल रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डोनेशंस भी आ रहे हैं, और यहाँ पे भी जो पेपॉल पे अभी अभिषेक जी ने हमें $21 $21 भी पेपॉल पे भेजे, paypal.me/tagtv international। आप सबकी ये जो पार्टिसिपेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये जो लाइव सुपर चैट ला रहे हैं इसमें आपको भी इंगेज कर रहे हैं, YouTube को भी इंगेज कर रहे हैं और अपने आप को भी इंगेज कर रहे हैं। बातें हमारी चल रही हैं, जितना हमारा आज का एजेंडा है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आज़रबाईजान, फिर ये पाकिस्तान का बाबरी मॉस्क के बारे में एक अननेसेसरी एक स्टेटमेंट, भारत उसको कैसे लेता है। इस वक्त जो गर्मा गर्म दो बड़ी खबरें हैं वर्ल्ड में, और सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आज़रबाईजान और ये तो है ही है, लेकिन साउथ एशिया में, भारत में, पाकिस्तान में जो गैंग रेप का एक कल्चर सा डेवलप हुआ हुआ है, उस पर भी हम बात करना चाहते हैं। फिर कोविड-19 में प्रेसिडेंट ट्रंप पॉजिटिव हो गए और इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है बात। तो आज के सुपर चैट में ये सारी बातें चलनी है। डॉक्टर साहब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे जैसे बीच में आते रहेंगे जवाब देते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डॉक्टर साहब ऐसे भी आ रहे हैं जिनका हम जवाब दे रहे हैं ऑलरेडी। अब ये हरजिंदर भाई ने पूछा है कि अर्दोगान वांट्स टू बी अ खलीफा ऑफ ऑल मुस्लिम कंट्रीज, दैट व्हाई ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड हेल्पिंग आज़रबाईजान एंड पाक इज आल्सो वांट मुस्लिम कंट्रीज हेल्प देम ऑन कश्मीर इशू। हमने ये सारी बातें कर ली हैं। ये वाकई इनकी एक ना रोमांटिसिज्म है खिलाफत की। अब वो आईसिस वाले थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने खिलाफत अपनी कायम करने की कोशिश की। इसमें अर्दोगान उनकी सपोर्ट भी करते थे। जहाँ जहाँ आईसिस के लोग टर्की के लिए मसला होते थे वो उनको क्रश भी कर देते थे। तो ये सब की अपनी अपनी, हमारा एक मुस्लिम एक्सप्रेशन है। मैं ये बात कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब नहीं बात करेंगे। हमारा एक मुस्लिम एक्सप्रेशन है, अपनी अपनी डे रीड की मॉस्क, हर कोई अपनी दुकानदारी चलाने के चक्कर में है। ये सारी बात है। डॉक्टर साहब ये गैंग रेप की तरफ अब हम आते हैं। इससे पहले कि बातचीत हम करें, मैं चाहूँगा कि एक वीडियो क्लिप देखें डॉक्टर साहब। वीडियो क्लिप देखिए कि इस पे भारत के मिनिस्टर क्या कहते हैं, वकील क्या कहते हैं। देखिए ये जो वहशी दरिंदे हैं, इन वहशी दरिंदों को इनकी दरिंदगी की सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे गुनाहगारों के गुनाहों की सजा देने की व्यवस्था की है। जो भी जांच एजेंसीज हैं उसमें काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे पॉलिटिकल पर्यटन नहीं होना चाहिए। जो लोग इसको पॉलिटिकल पर्यटन करके, पॉलिटिकल पर्यटन के माध्यम से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें जो है वो आग में घी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक निश्चित तौर से हर आदमी इससे दुखी है। हर व्यक्ति इस चीज को बिल्कुल पूरी तरह से, इस अपराधियों को सजा देने के पक्ष में है। और इस संबंध में सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बखूबी काम कर रही है और मजबूती से उसके परिणाम दिखाई पड़ेंगे आपको जल्दी। जिस तरीके से मीडिया में सारी चीज़ें आई, वैसे भी हम इस केस को पहले से इसका स्टेटस रिपोर्ट अपने पास मंगा रहे थे। यहाँ के सीओ और एसपी, इन सभी सीओ साहब से और एसएचओ से मेरी बात हो रही थी। इन्होंने मुझे सारे सेक्शन, सारी चीज़ों के बारे में बताया और मैं उस बेटी से मिलना भी चाह रही थी जब वो सफदरजंग पहुँची, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं इस परिवार से मिलने आई हूँ। इस परिवार ने मुझे बुलाया है। उनके जो ब्रदर हैं सत्येंद्र, उनसे मैं कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में हूँ, लेकिन इशू ये है कि जो पुलिस है वो उनके गाँव से उनको नहीं निकलने दे रही है और मुझे उस गांव में नहीं जाने दे रही है। तो आखिर एक लीगल जो भी उनको हेल्प चाहिए कि सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीज़ें हो, तो इनको मेरे से क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इशू तब और क्रिएट होता जा रहा है जब आप लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं, लोगों में एग्रेशन आ रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिलने दें जो उनकी लीगल हेल्प करना चाह रहा है, उनकी बेटी की जस्टिस के लिए फाइट करना चाह रहा है, तो शायद लोगों में गुस्सा कम होगा। तो इट मीन्स कि आप खुद एग्रेशन बढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो भाई ने आपको कांटेक्ट किया था?
यस उनके ब्रदर जो हैं सत्येंद्र, एक्चुअली मैंने सीओ साहब से नंबर लिया था जब ये क्राइम हुआ, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मैं चाहे दिल्ली में बैठी हूँ फ़ोन पर या कैसे भी करके मैं सपोर्ट करती रहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे उत्तर प्रदेश के केसेस हैं, इवन कि ऑल ओवर इंडिया से केसेस आ रहे हैं जिसमें मैं नहीं जा पाती हूँ, जहाँ उनको मैं फ़ोन पर लीगल एडवाइस देती हूँ। वैसे ही इस परिवार से कॉन्टेक्ट किया। सूरत हाल बहुत गंभीर है इंडिया पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जब हम इस गैंग रेप कल्चर की बात करें। पिछले दिनों ही आपने मोटरवे में पाकिस्तान में ये इस तरह का वाक़या सुना, भारत में होता था, पूरी दुनिया में होते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन सारे इशूज़ पे। देखिए बेसिकली क्या है कि अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं आपको ना पहले जो दुनिया का सबसे अपने आप को नंबर 1 कंट्री कहता है अमेरिका, उसका अगर मैं मतलब ये उनकी एग्जैक्ट फिगर्स हैं, कोई भी जाके देख सकता है। 1 in 5 women in America has been sexually allied in her life. 1 in 5। अमेरिका का ये हाल है। नहीं, कनाडा का पता नहीं। कनाडा में हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 रेप्स होते हैं। यॉर्क यूनिवर्सिटी जब बनी थी 1970s में, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ सारी सारी रात घूमते थे। आज मतलब आपको पता है पिछले सालों में वहाँ पर जब लड़कियाँ बाहर निकलती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने अपार्टमेंटों में जाना होता है, वहाँ पर रेप्स होने शुरू हो गए। ये जो एक मतलब एक साइकी है ना इंसान की, रेप करना, ये बहुत ख़तरनाक है। अब क्या हुआ कि हिंदुस्तान का 8 साल पहले हमें निर्भया का केस पता है, हाँ जी, 23 साल की लड़की का, ये हाथरस की लड़की है 20 साल का। जो कास्टिज़म है इंडिया में, उन्होंने हमेशा, जो अपर कास्ट वाले हैं, उन्होंने हमेशा अपना ये हक समझा कि हम किसी भी लड़की को उठा के ला सकते हैं और उससे जो चाहे हम कर सकते हैं। अरे दूर क्या जाना, अमरिंदर सिंह के ग्रेट ग्रैंड फादर, हाँ जी, जिनकी 326 रानियाँ थी, शायद ज़्यादा ही थी, हाँ जी, वो जिस लड़की को खूबसूरत समझते थे उठा के ले आते थे। तो ये जो कल्चर चल रही है वहाँ पर, ये दुनिया में ही है। रेप कोई यूरोप में नहीं रुके, रेप जो है अफ्रीका में भी बहुत होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पहले पता नहीं लगता था। जो बिहार के थे ना जी आपके रजवाड़े, वो तो छोड़ते ही नहीं थे किसी को। 100 राजस्थान में था, 100 पंजाब के जो अमीर आदमी थे। देखिए आपको भी पता, मुझे भी पता है कि जो ये अमीर आदमी हैं, ये अपने हिसाब से गरीबों को किस तरीके से दबाते हैं। दैट्स नंबर 1 एवरीवेयर, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। डॉक्टर साहब पाकिस्तान का मैं ऐड करता हूँ ना, वहाँ देखिए एक और लेयर है कि क्रिश्चियन बच्चियाँ हों, हिंदू बच्चियाँ हों, मुस्लिम बच्चियाँ, उनको उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं। वो मतलब वहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन के साथ साथ रेप होता है। वो कल्चर बन चुकी हुई है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो कल्चर है, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कल्चर बनी हुई है इस वक्त, इस कल्चर को दबाने के लिए निर्भया के बाद एक कानून बना, निर्भया लॉ, उसका नाम भी निर्भया रखा गया। लेकिन अब हुआ क्या, फैसला ये हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी रेप के केसेस होंगे उसका फैसला होगा। क्या हुआ, 1,30,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं हिंदुस्तान की कोर्ट्स में। नंबर 1, पहली मौत जो पहली सज़ा दी गई, हाँ जी, निर्भया के केस की बाद में बात करते हैं। 1990 में हेटल पार्क, एक 14 साल की लड़की थी, उसका एक चैटर्जी ने बाकायदा, हाँ जी, रेप बुरी तरह किया। 2004 में पहली फांसी रेप के मामले में लगी, पहली फांसी 2004 में। और उसके बाद अब हमने देखा कि निर्भया के 3 आदमियों को जो है वो फांसी दी गई थी पिछले साल। ये जो स्ट्रक्चर है, क्या फांसी से रुक जाएंगे? अब फांसी तो आपको पता है एकदम पत्थरों से मार देते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, क्या वहाँ रेप रुक गए? ये एक फितरत है इंसान की, ये रुकनी नहीं। हाँ, एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। नंबर 1 कंट्री दुनिया का कनाडा, अमेरिका जैसे रिच कंट्री, यूरोप में, हाँ जी, सब जगह पे ये काम होते हैं। अवेयरनेस के बावजूद ये काम होते हैं। ये दुख वाली बात है कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चलती है,
हिंदुस्तान में। जब निर्भया का केस हुआ था, अभी मैं बीजेपी के मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, जब निर्भया का केस हुआ तब बीजेपी वाले जो थे वो अपोजिशन में थे, तब वो कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते थे। ये जो पॉलिटिकल होती है ना, उन्होंने पॉलिटिकल टूरिज्म कहा। हाँ, वो तो जो पॉलिटिकल है वो तो चलता ही रहता है, जो अपोजिशन में होगा वो करेगा ही करेगा। हाँ जी, लेकिन एट द सेम टाइम ये सोसाइटी को सोचना है, इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है। देखिए हिंदुस्तान में, शायद हमारे दर्शकों को ना पता हो, सबसे ज़्यादा रेप राजस्थान में होते हैं, सबसे ज़्यादा रेप राजस्थान में होते हैं। और फिर दूसरी स्टेटें आती हैं, दिल्ली, असम, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, एमपी, गोया। यहाँ पे मतलब रेप्स जो हैं ये 20% सिर्फ, फिगर क्या है, 91 रेप्स इन ए डे, ये फिगर है। 33,356 1918 में हुए, लेकिन ये फिगर 20% है। 80% तो वहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं करता, और माँ बाप ही नहीं करने देते। माँ बाप कहते हैं तेरी कुड़ी, तू योर लाइफ विल फिनिश, डोंट बॉदर। सो ये एक कल्चर है, इस कल्चर को ख़त्म होने में मेरा तो नहीं ख्याल इंसान जब तक है ये ख़त्म होगी, लेकिन यस, इसको कंट्रोल करने के लिए वी ऑल हैव टू प्ले आवर रोल्स। ये अवेयरनेस जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, जब तक गरीबी और अमीरी का फैसला मतलब फासला कम नहीं होगा, तब तक इस किस्म की हरकतें होती रहेंगी। मूविंग ऑन, बातचीत हम कर रहे हैं, आखिरी सेगमेंट में जा रहे हैं, और आपको फिर याद दिलाते हैं कि टैग टीवी का फेसबुक का पेज हो, इंस्टाग्राम का पेज हो, यूट्यूब का चैनल हो, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा ट्विटर अकाउंट जो है उसको फॉलो करें। सुपर चैट लाइव टैग टीवी में मैं और डॉक्टर शारदा जी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, जो इस वक्त के करंट अफेयर्स हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। आप सबके कमेंट्स, आप सबकी कंट्रीब्यूशंस, आप सबके कंसर्न्स, आप सबके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम एड्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी अपनी बातचीत में एड्रेस कर रहे हैं, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन डोनेशन है वो हमें पेपॉल के अकाउंट के ज़रिए भी 24/7 मिल सकती हैं, और वो है हमारा लिंक paypal.me/tagtvinternational, paypal.me/tagtvinternational। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है कोरोना वायरस से, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप सबको पता चल गया। आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग रहती नहीं है, ब्रेकिंग व्यूज़ मैटर करते हैं, और उसमें यह है कि सदर ट्रंप और उनकी बेगम पॉजिटिव कोविड-19 हो गए। स्टाफ में एक लेडी थी, उनके बारे में जब पता चला कि वो पॉजिटिव है कोविड-19 में, बाकियों का भी अब टेस्ट हो रहा है। इलेक्शन सर पे हैं, डिबेट अभी, और मैंने, डॉक्टर साहब ने, पूरी दुनिया ने देखी, जो पहली डिबेट थी उसमें बहुत ही घमसान की जंग रही, पता ही नहीं चला कि कौन क्या बात करना चाह रहा है। हम उस डिबेट का एक क्लिप देंगे, और फिर डॉक्टर साहब आपके क्वेश्चन भी लेंगे, और वो डिबेट पे भी बात करेंगे, और जाहिर है वो कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई है, इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। पहले ये डिबेट का लिंक देखिए। What do you want to call them? Give me a name. Give me a White name. supremacists and Who would white you like me to condemn? White supremacists and white Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. Critics have called it a rallying cry for the far right. But 24 hours later, Trump has brandished a different message while leaving the White House. All the good words. So we are going now. I don't know who the Proud Boys are. I mean, you'll have to give me a definition, because I really don't know who they are. I can only say they have to stand down, let law enforcement do their work. The Proud Boys are a neo-fascist group which describes themselves as Western chauvinists, and they have been known to incite street violence. Republicans in Washington have been slow to directly criticize the president's handling of the issue, while others have pivoted to discussing violence from individuals with ties to Antifa, a left-wing group that the FBI has labeled as an ideology and not a security threat. टैग टीवी ब्रेन बस के सुपर चैट में मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा भी आपस में चैट कर रहे हैं। आप हमारे साथ सुपर चैट कर रहे हैं, हम आपके साथ सुपर चैट कर रहे हैं। कोई किसी से इनफैक्ट सवाल जवाब भी नहीं कर रहा, मगर ये एक दूसरे से चैट का जरिया। डॉक्टर साहब,
अभी ये आपने क्लिप देखा, अभी तक ये इस क्लिप की गूंज चलेगी जब तक इलेक्शन नहीं होता। अभी तो 2 और डिबेट आनी है। अब कोविड-19 में पॉजिटिव होने के बाद क्या सूरत डॉक्टर साहब बनती है, मुझे नहीं पता कि वो डिबेट्स कैसी होगी, शायद ऑनलाइन होगी। बताइए सारी मैंने ना 11 डिबेट्स पहले सुनी थी जी। ये 12वीं डिबेट थी जी। ये मुझे डिबेट नहीं लगी। ये ऐसे लगा कि 2 स्कूल के बच्चे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ का नंबर 1 बनना चाहता हूँ। हाँ जी, नंबर 1 बदतमीज बनना चाहता हूँ। हाँ, तो वो मैं समझता हूँ कि बोथ साइड जो थी उन्होंने कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कल रात को 1 बजे जी बाकायदा एक ट्वीट आया, स्टेटमेंट आई कि कोविड-19 वो पाए गए हैं पॉजिटिव। देखिए, ही इज़ अ 74 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन। वो थोड़े से हैवी भी हैं, ओवरवेट भी हैं, एक्सरसाइज करने का उनको शौक़ नहीं है, हमबर्गर खाने का शौक़ है। ऐसा जो इंसान होता है और उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो ऐसा इंसान होता है ना, उसको कोविड-19 से जो है वो ज़रूर बचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से और टैग टीवी के सारे परिवार की तरफ से, हाँ जी, अपने ट्रंप साहब को, ट्रंप साहब की वाइफ मेलेनिया को गुड विशेस देते हैं और होपफुली वो रिकवर जल्दी हों। लेकिन दुनिया में हमने देखा कि इससे पहले बड़ी मुश्किल से ब्रायन जॉनसन बचे थे। वो तो ही वाज ऑन डेथ बेड, हैं जी, वो वहाँ से निकले। हमने देखा कि ब्राज़ील का प्रेसिडेंट जो है वो हिंदुस्तान के अमित शाह और हिंदुस्तान के हैं जी 2-3 पॉलिटिशियन जो हैं, मिनिस्टर, उनकी डेथ भी होगी। पाकिस्तान में 4 मिनिस्टरों की डेथ हो गई। इसी तरीके से अमित शाह जी तो अब बेचारे एक तरह से अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, वो देखिए, मतलब कोविड-19 उनको भी हुआ ना। व्हाट आई मीन कि कोविड-19 ये नहीं देखता कि आप प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो। कोविड-19 से बचना आपका फ़र्ज़ बनता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अब 15 अक्टूबर को जो है, देखिए 15 अक्टूबर की सेकंड डिबेट है। क्या वो डिबेट होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है ये, क्योंकि 14 दिन कंप्लीट होते हैं 15 को। और जब आदमी कोविड-19 से निकलता है तो यकीन मानिए, मेडिकली 100% मैं आपको ठीक बता रहा हूँ कि उनकी हेल्थ जो है, उनकी कमज़ोरी 50% बढ़ गई होती है। अच्छा, फिर वहाँ पर 1.5 घंटा खड़े होके हैं जी सवाल जवाब करने, क्या होगा या नहीं होगा, दिस ओनली इन फ्यूचर वी विल टेल यू बाय नेक्स्ट फ्राइडे। लेकिन एक बात क्लियर है कि आप लोग, वर्ल्ड में सेकंड फेज शुरू हो चुका हुआ है। मैं आपको अगर कनाडा की फिगर्स दूं तो आप हैरान हो जाए। हिंदुस्तान की फिगर्स आप सबको पता है, एवरी डे 80 to 90,000 पीपल एंड मोर देन 1,000 to 1,200 पीपल आर डाइंग। सो आप लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं निकलती, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये मेरी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जब आप बाहर निकलें, कोई कुछ कहे आपको, मास्क, साइंटिस्टों का और डॉक्टरों का ये 100% कहना है कि व्हेन यू गो आउट यू मस्ट वेयर ए मास्क। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के ऊपर इस किस्म की खबरें, एक टाइम था शायद ट्रंप साहब समझते थे मुझे कभी कोविड-19 हो ही नहीं सकता जी और वो दुनिया को भी कहते थे कोविड-19 से क्या डरना। लेकिन कोविड-19 जो है, वो जो कीड़ा है उसका किसी को कुछ नहीं पता। सो भाई, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मस्ट रिस्पेक्ट द साइंस एंड द डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल अब आखिरी मोमेंट्स में हैं। एक सवाल भी है, हम उसको भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि टैग टीवी का लाइव सुपर चैट हर मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को भारत के समय के मुताबिक 10 PM और कनाडा, ख़ास तौर पर हमारे ओंटारियो, क्यूबेक, न्यूयॉर्क स्टेट, DC के समय के मुताबिक, नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं US की, 12:30 PM, UK 5:30 PM और पाकिस्तान के समय के मुताबिक 9:30 PM पे आता है। आपकी कंट्रीब्यूशंस, हम आपके क्वेश्चंस को भी आपकी कंट्रीब्यूशन समझते हैं, आपके कमेंट्स को भी कंट्रीब्यूशन समझते हैं, आपकी डोनेशंस को भी कंट्रीब्यूशन समझते हैं। और मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, जो आपकी डोनेशंस हैं हमें पेपॉल में 24/7 राउंड द ईयर मिल सकती हैं, वो ज़रूर हमें कंट्रीब्यूट करें। paypal.me/tagtv international। बहुत जल्द हम इंटरनेशनल मीडिया के जो और हैं ज़रिए, जो ऐप्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके ज़रिए भी आपकी कंट्रीब्यूशंस लें।
हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आखिर में एक क्वेश्चन को मैं और डॉक्टर साहब एड्रेस करते हैं, फिर आज के सुपर चैट को क्लोज करते हैं। अविनाश जी का कहना है प्रेसिडेंट ट्रंप इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। इज ट्रू दैट चाइनीज कंस्पिरेसी टू मेक ट्रंप इल सो दैट ही कैन नॉट कैंपेन फॉर इलेक्शन, और इज इट अ political stunt of Trump to get sympathy voters? No, ये मेरा नहीं ख्याल अविनाश जी, ये कोई political stunt है। और चाइना से ignorance में या अगर कोई उनकी कॉन्स्पिरेसी कोट एंड कोट है, वो अब ये काम हो चुका है, दुनिया सफ़र करी। डॉक्टर साहब मैंने तो कमेंट दिया, बेसिकली सबसे पहले तो मैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले कहा मेरा ये आपसे वायदा है, मैं पूरा निगरानी रखता हूँ जी। ताहिर साहब मेरे से छोटे हैं इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। आपका एक एक पैसा जो आएगा वो सिर्फ टीवी की बेहतरी के लिए ही खर्च होगा, वो बिल्कुल कोई चाय पानी कॉफ़ी उस पे ऊपर खर्च नहीं होगा। ये बात आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ टैग टीवी की तरफ से। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर हम कोई आदमी बीमार होगा तो हमें इस वक्त ये कहना चाहिए कि वो ठीक हो, ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा जी ये कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि वो खुद बीमार हो गए हैं या डिक्लेयर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका में एक एक चीज़ जो है वो सामने आती है और यही वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक बहुत ही प्यारा सा जी मैं कह सकता हूँ कि हमारे सामने सबूत है कि जो सामने होता है वही वो बाकायदा आपको बताते हैं। वो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं था कि वो इलेक्शन लूज़ कर रहे थे या वो लूज़ कर रहे हैं। हु नोज़, इलेक्शन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हम पहले ये सोच लें कि लो जी वो इलेक्शन लूज़ कर रहे थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सो प्लीज़ आप दुआ करें, सब यही कहें कि लेट्स होप वो और उनकी वाइफ जो है वो रिकवर हों। जितने भी कोविड-19 के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग सफ़र कर रहे हैं वो इससे रिकवर हों। इसी वर्डों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बार फिर जाते हुए paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल 24 घंटे आप इस पर अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.